दोस्तों तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियाँ जो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और नाभादस कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें ऐतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति काल से ही साहित्य के इतिहास मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ का जो 84 वैष्णवन की वार्ता है और 252 वैष्णवन की वार्ता है तथा नाभादस कृत भक्तमाल। लेकिन कवियों का विवरण मात्र होने से शुक्ल जी इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते थे। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दत्तासी कृत इश्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन किससे माना जाता है? तो इश्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कब है? 19वीं सदी में। तो किसका है? गारसा दत्तासी का इश्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ। कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ इतिहास लेखन की हिंदी साहित्य के। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। तो देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति को। वर्णानुक्रम पद्धति को देखते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उसके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ सिंह के समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार हुआ: केदारनाथ, चिंतामणि, तुलसीदास। मतलब अल्फ़ाबेट जो कह रहे हैं वर्णानुक्रम पद्धति में कि जो इतिहासकार का विवरण रहेगा, रचनाकारों का विवरण रहेगा, उसमें जो प्रथम वर्ण आएगा, वर्ण क्रम के अनुसार ही कवियों का क्रम रहेगा। ठीक है। जैसे कि अब तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ है तो पहले आता है क, मतलब केदारनाथ। तो केदारनाथ, चिंतामणि और तुलसीदास। ठीक है। आगे देखते हैं। गारसा दत्तासी और शिव सी सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। अब कहेगा कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस कवि ने किया? किस कवि ने किया है? तो गारसा दत्तासी और शिव सी सेंगर। ठीक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कालानुक्रम पद्धति है, दूसरा है। पहला था वर्णानुक्रम पद्धति और दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों के विवरण उनके काल मतलब समय के क्रम से दिया जाता था। जो उनका समय है उसके अनुसार दिया जाता था कालानुक्रम में। रचनाकार की जन्मतिथि के आधार पर बनाया जाता था। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र है। कविवृत्त संग्रह मात्र है, कालानुक्रम पद्धति को बोले। अब देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र मिलने लगते हैं। मतलब विधेयवादी पद्धति का सूत्र किसमें मिलता है? तो ग्रियर्सन में। और कालानुक्रम पद्धति के प्रयोग किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने। और इन दोनों के रचना को शुक्ल ने क्या कहा है? तो कविवृत्त संग्रह कहा है। अब तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध के रूप में
प्रस्तुत करते हैं। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग भी करता है। मतलब संकलन ही नहीं करना, उसका व्याख्या भी करना जो वैज्ञानिक पद्धति में नहीं था। इसलिए ये भी इसको भी सही नहीं माना गया। ठीक है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के कवि हैं गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। अब है विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति के 3 शब्द के माध्यम से स्पष्ट किया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो तेन ने। ठीक है, और तेन ने 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। जाति, वातावरण और क्षण। 3 शब्द कौन से हैं तेन के? जाति, वातावरण और क्षण। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। आगे देखते हैं। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है। इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति किसे माना गया है? तो विधेयवादी पद्धति को, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य का विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसे परिपक्व के रूप में देखा गया है। ठीक है, और हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित चरणों से स्पष्ट होता है। कहने का मतलब है कि विधेयवादी पद्धति का सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में फ्रेंच विद्वान तेन ने किया था। ठीक है, उसी सिद्धांत को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना साहित्य में इसका प्रयोग किया, विधेयवादी पद्धति का। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और बच्चन सिंह ने। आइए उनके कुछ कोटेशन देखते हैं, जो कथन है उनके देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, देखते हैं। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को, साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया को न्यायोचित ढंग से दिखा सके। एकदम सही कहते हैं। आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन, उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय है साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह के उल्लेख्य ग्रंथ लिखा है। साहित्य इतिहास का दर्शन। साहित्य इतिहास का दर्शन किसका है? तो नलिन विलोचन शर्मा का है। ठीक है, मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है,
आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन के संबंध में। साहित्य इतिहास दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से है। इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद है। कलिंगवुड के अनुसार वाल्तेयर सामान्यतः इन्हें ही माना जाता है। कलिंगवुड के अनुसार किसे? तो वाल्तेयर, और मतलब लोग इसे मानते हैं। प्रोफेसर वेल्स के अनुसार बिको, ये इटली के दार्शनिक थे। वाल्तेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इनमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने के बजाय अपने विषय में चिंतन करते हैं। कलिंगवुड के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। इतिहास दर्शन के संदर्भ में हीगेल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं। प्रोफेसर वेल्स परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक हैं। प्रोफेसर वेल्स हीगेल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्य कारण प्रक्रिया की खोज है। हीगेल का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में वक्तव्य एवं काल विभाजन। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा। शिवसी सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा है, क्योंकि इसमें 838 कवि हैं। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है, जो किसका लिखा है? ग्रियर्सन का। इसमें 952 कवि हैं। मिश्र बंधु विनोद, बड़ा भारी प्राखंड कविवृत्त संग्रह, इसमें 4591 कवि हैं। अब देखते हैं नामकरण दो आधार पर किया। काल विभाग के भीतर होने वाले विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि रही। अब नामकरण के दो आधार रखे हैं। ठीक है। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता एवं उनके स्वरूप के अनुसार। दूसरा था ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अब आगे देखते हैं। किसी काल के विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्सों में डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना समझ पड़ता था। अब रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिया। अब शुक्ल जी ने रीतिकाल के परिचयात्मक विवरण किससे लिए हैं? तो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। जो उनके साहित्य में अतिरिक्त सामग्री में सहयोग लिए हैं शुक्ल जी ने, उनके रचनाकार और रचना इस प्रकार हैं। देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार
बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सब ध्यान में रखने की बात है। देखिए मैंने स्टार भी लगा कर रखा है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास की एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ठीक है, तो ये कोटेशन किसका है? तो शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा। इनका समय है संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गतकाल संवत 1900 से 1984। देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इधर ग्रंथ है और ग्रंथ में उसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इस्तवार दा लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, इसके लेखक हैं गारसत दत्तासी। 2 भाग में, 1839 प्रथम भाग है, 1847 द्वितीय भाग। दूसरा संस्करण हुआ था 1871 ईस्वी में और इसमें 3 खंड है। ठीक है, पहले वाले का 2 भाग था, इसमें 3 खंड है। अब इसमें जो उल्लेख्य बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देखते हैं। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति से इन्होंने ही लिखा था। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा? तो फ्रेंच भाषा में। एंदुई का अर्थ होता है हिंदवी, जो कि हिंदी है, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी, जो कि उर्दू है। इस ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। कहाँ प्रकाशित किया गया? तो पेरिस में। कौन सा? तो इस्तवार दा लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए ये अमान्य था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसने ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों के संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास शीर्षक 1952 में प्रकाशित किया था। गारसत दत्तासी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर बरसने ने, और इनकी रचना का नाम क्या था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदुई आएगा तो एंदुई से समझ लीजिएगा कि ये इसका अनुवादक है। तज़किरा ई शुअरा हिंदी मौलवी करीमुद्दीन का है, 1848 में। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 1004 कवियों का विवरण दिया गया। इसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ की महत्व इस बात में है कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा, किंतु नामकरण नहीं किया। सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान किसने रखा? तो मौलवी करीमुद्दीन की रचना तज़किरा ई शुअरा हिंदी में, जो कि 1848 में आई थी। इसे तवकाश शुअरा भी कहा जाता है। भाषा काव्य संग्रह 1873, जो कि महेश दत्त शुक्ल का है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुआ था। शिवसी सेंगर, शिवसी सरोज। ठीक है, देखते हैं। 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा कवि भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी हो रहा है। इसके पूर्वार्ध 838 कवियों की रचनाओं में के नमूने तथा उत्तरार्ध 1003 कवियों के जीवन का परिचय दिया गया। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो शिवसी सरोज का है।
और ग्रियर्सन का और सीपसी सरोज का। ट्रिक है कि वर्णानुक्रम पद्धति में तो कौन है, तो शिवतासी कहने का मतलब सीपसी सरोज, और सीपसी सेंगर मतलब कहने का रचनाकार है सीपसी सेंगर, और तासी का मतलब गार्सद तासी। ठीक है, आगे देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि इनका जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 में। ठीक है, तो इनका देखते हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। कहेगा कि बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा प्रकाशित हुआ था, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका पत्रिका का नाम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आगे देखते हैं। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। किसे, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना, और प्रस्थान बिंदु सीपसी सरोज को। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों के कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा उसके प्रत्येक अध्याय एक काल सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। 11 अध्याय किसमें है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इसमें कुल 952 कवि शामिल किया गया है, जिसमें 886 का विवरण का आधार सीपसी सरोज है। ठीक है, मतलब सीपसी सरोज। इन्हें सर्वप्रथम भक्तिकाल 16वीं से 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा है। ग्रियर्सन ने किसे स्वर्ण युग कहा है, तो भक्तिकाल को कहा है। साहित्य डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। गुप्त, इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि गुप्त लिटरेचर लिखा। ठीक है, अब ध्यान तो मतलब याद करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा कि ऐसे ध्यान में रह सकता है। साहित्य इतिहास में इतिहास ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है। नींव का पत्थर किसे माना जाता है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अब आते हैं मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा 1934 में। 3 भाग करने का मतलब 3 आता है लास्ट में, और चौथा करने का मतलब 4 आता है लास्ट में, मतलब 1913 1934। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो देखते हैं। इसमें 4551 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। संपूर्ण इतिहास को कितने काल में, 5 काल में विभाजित किया। किसने, तो मिश्र बंधु विनोद ने। मिश्र बंधु 3 भाई थे, जो पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से रचनाकार शामिल थे, और देखते हैं। जो तीनों भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तो इसे ही कहा जाता है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु, और इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, जो कि आया 1929 में। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। कह रहा है कि पहले जो ये बुक छपा था
वो पहले नागरिक प्रचारिणी सभा से जो प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। ठीक है, यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों को इतिवृत्ति के बजाय इसके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर ध्यान दिया गया, अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। संपूर्ण इतिहास इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया है कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों के में प्रायः इसका ही प्रयोग किया गया। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथ, जो कि रामकुमार वर्मा का इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो देखते हैं। छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया। अपनी विस्तृत सामग्री उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल मतलब 693 से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला है, आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। अब कहेगा कि जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किसने कहा है, तो रामकुमार वर्मा का नाम आएगा। और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य किसने कहा है, तो इसमें भी रामकुमार वर्मा आएगा। ध्यान दीजिएगा, सब पूछा जाता है, सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हैं जो ध्यान रखने की बातें हैं। आगे देखते हैं। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल किया गया। संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। वर्मा जी ने इसी आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। ठीक है, अपभ्रंश के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। अपभ्रंश साहित्य को क्या कहा है इन्होंने, संधि काल, और वर्मा जी ने इसी आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा था। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लेखित 3 ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी हैं। इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास की दृष्टि भी मिलती है। इनके 3 ग्रंथ यहाँ पे नहीं दिया गया था, जो मैंने लिख दिया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। 2 पुस्तक 1952 में और एक 1940 में, तो ध्यान रखने की बातें हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने विश्व भारती को गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। कहने का मतलब है, जो विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान मतलब जो वहाँ पे बोले थे, व्याख्यान दिए थे, उन्हीं को संशोधित और परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध, उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहास के रूप उपलब्धियाँ। और देखते हैं कौन सा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि गणपति चंद्रगुप्त का है 1965 में। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे को आमूलचूल परिवर्तन करके एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास 3 कालों में विभक्त किया गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों को प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य के नूतन व्याख्यान प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है।
अब देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। संपादक है डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, जो कि कब है 1973 में। डॉक्टर नागेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह एक विशद ग्रंथ रचा गया था। डॉक्टर नागेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास 26 विद्वान के सहयोग किया गया था। इसमें इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अद्यपान नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल वह उससे जुड़े रचनाकार पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। अब आते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986। देखते हैं इसमें क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता, आकर्षण एवं अद्वितीय व्यास सम्मान प्राप्त किए थे। इस हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में, जो कि करवाया था 1986 में। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित थे, ठीक है। फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और त्रिवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने का प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षारित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्भाषित किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्य परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यायित किए गए हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के संबंधी ग्रंथकार।